नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो हमारा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अंदर आप पढ़ेंगे आज सुप्रीम कोर्ट जो है इसका शीर्ष न्यायालय, और इसका वर्णन देखिए। इसका उल्लेख भाग 5 यानी अनुच्छेद 124 से 147 तक है। इसका वर्णन कहाँ है? भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से 147 तक। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसकी अवधारणा 1935 का अधिनियम से ली गई है, और यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यानी कोई भी किसी प्रकार का अपना जैसे कोई मैटर होता है, विवाद होता है ना, तो अंतिम जो अपील होती है वो उच्चतम न्यायालय के अंदर होती है। यानी भारत का ये क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है, और ये मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक और अभिभावक भी है। यानी इसको मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का एक व्याख्याकार है। इसकी पृष्ठभूमि जो थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जब 1773 में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई कलकत्ता के अंदर 1773 में, तो उसमें एक सदस्य अध्यक्ष था और एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे इसके अंदर। 1935 अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना की गई, और इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर, और 6 अन्य न्यायाधीश हैं। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 6 अन्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम मॉरिस ग्वेयर। अनुच्छेद 124(1), 124(2), 24(3), 24(4), 24(5), 24(6), 24(7) ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो देखिए इसका ट्रिक्स है सन्नी यो है विश्व से, सन्नी यो है विश्व से, सन्नी यो है विश्व से। तो देखिए अनुच्छेद 124(1) में तो इसकी सन्नी से संरचना, अनुच्छेद 124 में तो 1 में तो क्या है? संरचना। 2 में नी से नियुक्ति, 3 में यो से योग्यता, 124(4) में है से हटाने का कारण है, 124(5) के अंदर वी से विधि द्वारा विनियमन है। यानी हटाने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन जो कौन करती है? संसद। और अनुच्छेद 124(6) के अंदर से शपथ, और अनुच्छेद 124(7) में सेवा शर्तों का उल्लेख है। तो सन्नी यो है विश्व से संरचना 124(1) में, नी से नियुक्ति, यो से योग्यता, 4 में है से हटाने का कारण है, 5 में वी से विधि का विनियमन, 6 में शपथ, से शपथ, और 7 में से सेवा शर्तों का उल्लेख। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 124(1) से 124(7). अनुच्छेद 124(1) के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी एससी का गठन और इसकी संरचना है। 26 जनवरी 1950 को की गई थी इसकी घटना, और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। मतलब इसका गठन तो 26 जनवरी 1950 को हो गया था, और इसका उद्घाटन जो था 2 दिन बाद में 28 जनवरी को किया था। सुप्रीम कोर्ट यानी एससी की स्थापना के समय 1+7 यानी एक तो अध्यक्ष था उस समय, 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल 8 सदस्य थे इसके अंदर। मुख्य न्यायाधीश 26 जनवरी 1950 को एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, कुल 8 थे। 56 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 10 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 11 हो गए। 56 के अंदर संख्या बढ़ गई। फिर 60 में एक न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश, 14 हो गए। 78 में 1+17 18 हो गए। 86 में 1+25 यानी 26 हो गए। 2009 में 1+30 31 हो गए थे। 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 34 थे। तो वर्तमान में कितने हो गए? 34। संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर वृद्धि करती है। कौन करती है? संसद। इसका पावर किसको है? संसद को। एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनते हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे? ये हीरालाल जे कानिया। तो कैफ और कानिया हमारा पहला जो
वर्णमाला का अक्षर है के फॉर कानिया। तो हीरालाल जे कानिया जो थे ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ 7 वर्ष 4 माह थे। तो सर्वाधिक कार्यकाल को कैसे याद रखोगे, क्योंकि हमारा ABCD के अंदर जो सर्वाधिक यानी कि लास्ट में जो अंत में जो अक्षर आता है वाई के बाद में जेडी तो बचता है शेष। तो सर्वाधिक कार्यकाल को इस तरह से याद रखेंगे कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे YV चंद्रचूड़, 7 वर्ष 4 माह का कार्यकाल था इनका। जबकि न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश यदि पूछ लिया जाए तो कमल नारायण सिंह 18 दिन के लिए थे। कै फॉर कमल, तो कै तो हमारा शुरू में आता है जबकि वाई हमारा लास्ट में आता है, तो कै शुरू में आएगा तो यानी इनका तो कार्यकाल कम था, और जो वाई लास्ट में आ रहा है उनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, YV चंद्रचूड़। इस तरीके से दोनों अपन न्यायाधीशों को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं एग्जाम तक। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन, ये 37वें थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया, ये 38वें थे। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे थे यानी कि 47 के बाद इनका जन्म हुआ था। भारत के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश थे जगदीश सिंह खेहर, JS खेर इनको बोलते थे, और ये 44वें थे। उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, कौन कौन थे वो पद पर रहते हुए निधन? एक तो हीरालाल जे कानिया और एक था सबस्याची मुखर्जी। तो कानिया का और मुखर्जी का निधन हो गया था पद पर रहते हुए, हीरालाल जे कानिया और सबस्याची मुखर्जी। उच्चतम न्यायालय में अब तक 11 महिला न्यायाधीश बन चुकी है। कौन कौन थी वो? फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञानसुधा मिश्र, रंजना प्रकाश, R भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और BV नागरत्ना। अगर आपसे पूछ ले निम्न में से ऐसी कौन सी महिला जो अब तक भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है उसके अंदर न्यायाधीश के रूप में, महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो चुकी है, तो आप इनके कम से कम एक बार सरसरी नज़रों से इनको डाल लें अपने दिमाग के अंदर कि भाई ये महिलाएं अब तक बन चुकी है। इंदु मल्होत्रा जो थी बार वकील से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला न्यायाधीश है, इंदु मल्होत्रा। तो इंदु यानी तो चंद्रमा होता ही है, तो चंद्रमा तो एकमात्र है ही, तो इससे ऐसे याद रखेंगे कि इंदु मल्होत्रा ये बार वकील से बनी थी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, एकमात्र महिला थी। तो परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा मोस्ट बनता है ये प्रश्न। दोस्तों जहाँ भी मैं मोस्ट के लिए कर रहा हूँ उस प्रश्न को आप जरूर देखें और 2-4 बार इसको अवश्य सुने। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 2 तो महिला न्यायाधीश हैं, कौन कौन? बेला M त्रिवेदी और BV नागरत्ना। बेला M त्रिवेदी और BV नागरत्ना ये 2 वर्तमान में महिला न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी केरल से थी और ये उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी, और 1997 से 2001 तक तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया था। बार वकील से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भाई महिलाओं में तो इंदु हो गई, अब पुरुषों में देखो बार वकील से कौन बना था? प्रथम व्यक्ति थे SM सीकरी, SM सीकरी थे। अब तक एक भी महिला उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद तक नहीं पहुंची है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल से थी, 1959 में बनी थी। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल से थी, 1991 में। अनुच्छेद 124(2) के अंदर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है 102 में, और 101 जो था अपन ने पढ़ ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी गठन और संरचना सन्नी यो है विश्व से, सन्नी यो है विश्व से। 124(2) के अंदर नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अब तक 2 बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ था। एक तो 1973 में अजीत नाथ रे AN रे को बनाया था, और एक 1977 में MH बेग को बनाया गया था। मतलब यहाँ जो वरिष्ठता का सिद्धांत था ना उसका उल्लंघन हो गया था, इस जगह वरिष्ठ कोई और सदस्य था और उसके स्थान पर इनको बना दिया। 1973 में अजीत नाथ रे को और 1977 में MH बेग को। 1964 में जफर इमाम को पैरालिसिस होने के कारण PB गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। राष्ट्रपति कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।
यदि कॉलेजियम पुनः सिफारिश राष्ट्रपति को करती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है उसको। कॉलेजियम प्रणाली का मतलब क्या होता है? कॉलेजियम प्रणाली का शाब्दिक अर्थ होता है सदस्यों का एक समूह। कॉलेजियम का मतलब सदस्यों का समूह। कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व 1+2 3 अर्थात 1993 में द्वितीय न्यायाधीश मामले में, इसमें सेकंड जो जजेज केस था उसके अंदर आया था। इसका अर्थ कॉलेजियम के जो कार्य होते हैं, इसका कार्य होते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने 99वें संविधान संशोधन को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि हमारे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। 2015 के अंदर ऐसा कहा था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि ये कथन किसका था? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में गठित थी एक कमेटी, और 99वें संविधान संशोधन के समय ये कहा था, रद्द कर दिया था इन्होंने कह करके कि हमारे आधारभूत मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है कॉलेजियम। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण हेतु सिफारिश करती है। पहला जो न्यायाधीश मामला 1982 में हुआ था, जिसे SP गुप्ता मामले के नाम से जाना जाता है। दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में, तीसरा 1998 में और चौथा 2015 में हुआ था। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 से बढ़ाकर 65 कर दी। कब की थी? 1963 में, 15वें संविधान संशोधन के समय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है और वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मोस्ट है ये बात। अनुच्छेद 124(3) के अंदर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित है। सनी योग, वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। 5 वर्ष तक न्यायालय यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो बेंच से। इसके लिए क्या क्या योग्यता है? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो हमारा हाई कोर्ट होता है ना, उसमें 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रहा हो, अथवा उसे 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, और वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, तभी जो है वो इसका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उच्चतम न्यायालय में अधिकांश न्यायाधीश बेंच से जाते हैं। राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, और इस शक्ति का अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 124(4) के अंदर क्या है कि न्यायाधीशों को हैसियत हटाने का कारण दिया गया है। 4 में उसको हटा दिया जाता है असमर्थता के आधार पर और सिद्ध कदाचार के आधार पर। किसके आधार पर हटाते हैं इनको? असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर। वेरी मोस्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा विशेष बहुमत से, यानी कितना? 2/3 से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हटाने वाला महाभियोग जो होता है वो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में लाने के लिए तो कितने सदस्यों के साइन चाहिए? उसमें 100 सदस्यों के, तथा राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। जांच समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा व मतदान कराया जाता है। लोकसभा में 2/3 विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से 2/3 बहुमत पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग होता है, न कि महाभियोग। वेरी मोस्ट। न्यायाधीशों को जो हटाने के लिए, भाई हम लोकसभा और राज्यसभा में तो वहाँ महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाते हैं, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रिमूवल, REMOVAL। रिमूवल शब्द का प्रयोग होता है, न कि महाभियोग का। अब तक उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीशों दीपक मिश्रा 2018 के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। अब तक किसके प्रति? दीपक मिश्रा के प्रति। सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PD दिनाकरण के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई, पर सुनवाई के कुछ दिनों पूर्व इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। V रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, और इसके पश्चात सौमित्र सेन, PD दिनाकरण, JB पर्दीवाला के विरुद्ध भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, और ये सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश थे। 124(5) में क्या होता है? 5 में विधि द्वारा विनियमित कर सकेगी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 124(6) में शपथ का प्रावधान है। 6 में शपथ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ
अब बताइए शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है इनको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का जो प्रारूप होता है उसे किस प्रकार से है? देखिए 3 है उसके अंदर। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूँगा और संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। इस प्रकार से वो अपनी शपथ को लेता है। 124(7) के अंदर सेवा शर्तों का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भी भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। वेरी मोस्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश जो होता है ना, अगर मान लो वो सेवानिवृत्त हो गया तो उसके बाद बहुत से कर्मचारी दोबारा से सेवा पर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जो ये प्रश्न बार बार एक एक पंक्ति जो आ रही इसको ध्यानपूर्वक आप सुने, एक बार नहीं 2 बार चलाएं, और जितना आप सुन करके जब भी आपके पास फालतू में जो समय मिले आपका, जैसे आप खेतों में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, रात को सोते सोते भी आप सुन सकते हैं, खाना खाते समय भी अपना समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं, और इस तरीके से सुन करके अपनी तैयारी को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर वो जो बात जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यों की तो आपके एग्ज़ाम में बोलेगी, पेपर के अंदर वहाँ छपेगी, तो आपका कोई क्वेश्चन इस तरह का गलत होने वाला नहीं है। तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनते जाए और इनको अमल में लाए। बार बार कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अरे रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो बार बार इस तरीके से यदि प्रैक्टिस करोगे, किसी भी चीज़ को सुनोगे, तो वो तैयारी हमारी अच्छी होगी, परिपक्व होगी, 4 चांद हमारी तैयारी में लगेंगे और हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, उज्जवल होगा। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, और इसमें वेतन भत्तों का उल्लेख है। अब इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए इनके जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है ना, इनके सबके वेतन भत्ते जो है संसद करती है, और इनके वेतन भत्ते जो है कौन सी निधि से दिए जाते हैं? संचित निधि से। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। वेतन 2, तो वेतन 2 तो दूसरी अनुसूची में ही वेतन का है, तीसरी में से शपथ है। नियुक्ति के पश्चात न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये मासिक है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 रुपये मासिक। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के समय इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। मतलब इनके वेतन जो भत्ते हैं ना 2,60,000 वाले, 2,80,000 तो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका 2,50,000 है, यानी 30,000 रुपये कटौती है। लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360, आज तक भी एक बार भी नहीं लगा ये, लेकिन अगर लग जाता है तो इनके समय में वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, ये नियम है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक समान वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल के अंतिम माह के वेतन का 50% पेंशन मिलती है, आधी पेंशन मिलती है इनको। अनुच्छेद 126 देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की नियुक्ति होती है। इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसमें से? अन्य न्यायाधीशों में से। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। एड होक जो होते हैं ना जज, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर की जाती है। तदर्थ का मतलब होता है किसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए, कोई किसी प्रकार का मुद्दा यदि फंस जाता है तो उस समय इसकी नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल कुछ समय बाद समाप्ति हो जाता है। तो ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर की जाती है। जब उच्चतम न्यायालय में कोरम यानी गणपूर्ति पूरी नहीं हो तो किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में उन्हीं की नियुक्ति की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? ये मोस्ट है क्वेश्चन कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस देश से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं जबकि अपर न्यायाधीश
उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय में बैठकों से सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति संबंधित है। 129 में अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है अनुच्छेद 215 के अनुसार। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है, यानी अब तक 2 बार उच्चतम न्यायालय का स्थान परिवर्तन किया गया है। 1950 में था हैदराबाद और 1954 में श्रीनगर। इस तरीके से 2 बार चेंज हुआ अब तक। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है कि भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के मध्य विवाद हो, या भारत सरकार और कुछ राज्यों तथा अन्य राज्यों के मध्य विवाद हो, तो ऐसी समय में उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंदर पावर आ जाता है पूरा। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो ना, तो फिर एक्शन कौन लेगा? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद भी उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। कोई विवाद अगर चुनाव में हो जाता है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो वो यही संभालता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही। संविधान के अब देखिए कौन कौन से मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में नहीं आते, मतलब जिनमें इनका कोई रोल नहीं रहता। संविधान के लागू होने से पूर्व के मामले, संधि है, करार है इत्यादि, इनमें उच्चतम न्यायालय कोई किसी प्रकार की वो नहीं करेगा। अंतर्जातीय नदी जल विवाद संबंधी मामले, 2 राज्यों के बीच में नदी के जल का बंटवारा संबंधी, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समझौता, केंद्र राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति संबंधी विवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य के नुकसान की भरपाई, ऐसे मामले। मूल अधिकार संबंधी मामले अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, ये इसके अंदर आते हैं। ये अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय जो होता है। इसके अंदर दीवानी, फौजदारी और ये 3 प्रकार के इस तरह के वो मैटर होते हैं इसके अंदर। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता होती है। अब परीक्षा की दृष्टि से और कोई चीज़ें इस तरह से मोस्ट है नहीं, लेकिन अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से अपन कुछ मोस्ट चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन थी? कार्नेलिया सोराबजी, नासिक महाराष्ट्र से थी। भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे और भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक मुख्य न्यायाधीश भी थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में 4 भारतीय व्यक्ति न्यायाधीश बने थे। बेनेगल नरसिंह राव जज थे, ये 52 से 53 तक। नगेंद्र सिंह डूंगरपुर से 85 से 88 तक उपाध्यक्ष रहे ये। और रघुनंदन स्वरूप पाठक, दलवीर भंडारी जो जज थे 2012 से वर्तमान तक, और ये जोधपुर से संबंध था इनका। तो बेनेगल नरसिंह राव, नगेंद्र सिंह डूंगरपुर, रघुनंदन स्वरूप पाठक, दलवीर भंडारी जोधपुर से। हमारे संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार का उल्लेख तो है, लेकिन इनको परिभाषित नहीं किया गया, इनको परिभाषित नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद में सुनवाई करते हुए सीबीआई को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। कैसा था? पिंजराबंद तोता। 6 सितंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करते हुए समलैंगिकता को वैध घोषित किया। उपेंद्र बख्शी ने कहा, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम व उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ किस में होंगी? अंग्रेजी भाषा में। ये कौन सा अनुच्छेद वर्णन है? अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं की जाएगी पद से हटाने के अलावा। डी बसु, ये देखिए मोस्ट है। डी बसु ने कहा कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच समन्वय किया है, वह हमारे संविधान के रचयिताओं की एक अनूठी उपलब्धि है। मतलब ये किसने कहा था कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच समन्वय किया है, ये कहा था डी बसु ने। न्यायालय की पत्र अधिकारिता का अर्थ किसी मुकदमे का सांविधानिक खंडपीठ को स्थानांतरण है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व के किसी अन्य देश के न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है। ये किसने कहा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी। तो इसमें देखिए अल्लाह तो मुसलमानों का ईश्वर हो गया और कृष्ण हमारा हिंदुओं का हो गया।
तो अल्लाह और कृष्ण, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा था कि भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व के किसी अन्य देश के न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है। अरे जहाँ दोनों भगवान हो जाएंगे, अल्लाह भी हो गए और कृष्ण भी हो गए, तो वहाँ तो सारी शक्तियाँ होंगी। ऐसे इसको याद रखेंगे। MSM बनाम कृष्ण सिन्हावाद 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 105(3) और 194(3) संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। ये उपबंध संवैधानिक कानून है, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं है, और इसलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही सर्वोच्च हैं। अब भारत के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, सबसे पहले HJ कानिया 26 जनवरी 1950 को बने थे, पहले थे ये। और वर्तमान में सूर्यकांत 2025 से लगातार हैं। सूर्यकांत है भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं। अब कुछ परिषद संबंधी जो मोस्ट प्रश्न अब तक बन रहा है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संघीय न्यायपालिका को उल्लेख है? तो भाग 5 के अंदर संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो व्याख्या करने वाला और संरक्षक कौन होगा? अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनी थी कलकत्ता के अंदर। ये पूछा जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के दिन हुई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 7 की थी उसके अंदर। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? 30। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? ये संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है उन्हें क्या क्या है कि किसी एक या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, और किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उनकी भी राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उसके बाद में करते हैं वो। प्रथम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि आपसे पूछ ले तो हीरालाल जे कानिया। कैफोर क्या आता है हमारा? पहले सबसे पहले तो कानिया साहब थे पहले। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये फ्रांस की। ये तदर्थ न्यायालय की जो नियुक्ति है ना, ये कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, जनपद और सत्र न्यायालयों में भी है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होती है जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, जब इसकी जो आवश्यकता पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष की उम्र तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है? एक तो कदाचार के आधार पर और एक असमर्थता के आधार पर। वेरी मोस्ट। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ था। वी रामास्वामी के खिलाफ ये प्रस्ताव असफल रहा था। अरे भाई, भगवान के खिलाफ, राम जी के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव लाएगा तो कैसे पास होगा? वो सफल नहीं हो पाएगा। तो रामास्वामी थे न्यायमूर्ति, तो वो प्रस्ताव क्या हो गया? महाभियोग का असफल रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो आपने अभी पढ़ी लिया। जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके स्थान पर काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया था। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सेवानिवृत्ति के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो वकालत नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय के अंदर जाकर के। ये अपने अभी पढ़ा था इससे पहले। सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश काम काज के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी भाषा का। और ये किसमें कहा है? अनुच्छेद 348 में कहा है। अनुच्छेद 231 का संबंध है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, और 232 का संबंध है वर्तमान में ये प्रभावी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है।
भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से, अनुच्छेद 143 में। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया था, अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत व यूएसए में है। केंद्र व राज्यों का समाधान करना किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय के अंदर ही की जाती है, वह सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं इसको, जनहित याचिका को। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? निषेधाज्ञा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परम आदेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को जो सरकारी आदेश के लिए निभाने के लिए। उच्च न्यायालय की वह रिट आदेश जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है, वो होती है अधिकार परीक्षा रिट। अनुच्छेद 215 का मतलब होता है अभिलेख न्यायालय संबंधित। अनुच्छेद 226 लेख जारी करने का अधिकार होता है, इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश जो होते हैं ना। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय का प्रावधान है। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 से। केंद्र व राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती मामले में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे थे? वाई चंद्रचूड़। तो वाई वाले तो सबसे ज़्यादा रहे थे और सबसे कम किसका कार्यकाल था? कै का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कैफ और कमल नारायण सिंह 18 दिन रहे थे, ये तो मात्र, है ना। तो कै वाले तो सबसे कम रहे थे और वाई वाले सबसे अधिक रहे थे। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्याग किया था? एन रे, अजित नाथ रे। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी बनी थी। किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 27 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय व परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही थी? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131, अपीलीय 132, परामर्शदात्री 143, ये सारे प्राप्त हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली इकहरी, एकीकृत व अविभाज्य है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान ही है। अनुच्छेद 131 का वर्तमान में प्रभावी नहीं है ये। ग्राम न्यायालय की सर्वप्रथम शुरुआत मध्य प्रदेश भोपाल से हुई थी और राजस्थान में 27 नवंबर 2010 को बस्सी जयपुर में स्थापित हुई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उसका राज्यपाल। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 29 अगस्त 1949 को कमलकांत वर्मा की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा हमारे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।